तरुण मास्टर के साथ वहां से बाहर चला जाता है और सब उन्हें जाते हुए देख रहे थे, पर अभी उन्हें कोई नहीं टोकता। डीन भी उन्हें जाता देखकर आरती से कहते हैं, क्या तुम्हें डर नहीं है कि वो दोबारा से भाग जाएगा? आरती जवाब देती है, बॉस फरहान, अब जबकि वो दोबारा मेरे सामने आ गया है तो क्या तुम्हें लगता है कि वो अब मुझसे दोबारा भाग पाएगा? सभी बच्चे गौर से बातें सुन रहे थे और आरती के ऐसे कहने से लड़कियां अपनी हंसी को मुंह पर हाथ रखकर रोकती हैं। वो सभी समझ गए थे कि आरती और मास्टर के बीच जरूर कोई लफड़ा है। तरुण और मास्टर दोनों टहलते हुए स्कूल में आगे जंगल की तरफ आ गए थे। मास्टर अभी भी चुप ही थे और तरुण अभी उन्हें ऐसे देखकर परेशान हो रहा था। वो दोनों ऐसे ही आगे बढ़ रहे थे। टहलते टहलते मास्टर और तरुण स्कूल के बीच से गुजरती नदी पर बने पुल पर पहुंच जाते हैं। मास्टर वहां रुक जाते हैं और फिर तरुण भी रुक जाता है। पानी धीरे धीरे बह रहा था और क्योंकि रात हो रही थी इसलिए आसमान में तारे और चांद निकले हुए थे और आसपास जुगनू रोशनी करते उड़ रहे थे। मास्टर अब तरुण से कहते हैं, तरुण, क्या तुम मेरे और आरती के रिश्ते के बारे में पूछना नहीं चाहते हो कि ये सब क्यों खत्म हुआ और मैं आज 20 साल बाद भी उसे क्यों नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहा हूं? तरुण जवाब देता है, जब से आप यहां आए हैं और आपने इस स्कूल की डीन को देखा है तब से आप ऐसे ही उदास थे और नजर उठाकर ना उन्हें देख रहे थे और ना किसी से बात कर रहे थे। मैं तब से इसके बारे में आपसे पूछना चाह रहा था, पर फिर आपको ऐसे देखकर इसलिए कुछ नहीं पूछा कि कहीं इससे आपको और दुख ना पहुंचे। मास्टर ये सुनकर कहते हैं, चलो मैं तुम्हें आज एक कहानी सुनाता हूं। तरुण हाँ में अपना सिर हिला देता है और मास्टर बताना शुरू करते हैं। मास्टर बताते हैं, आज से 20 साल पहले की बात है। एक नौजवान लड़का जो कि एक मशहूर परिवार से था, उसको उसकी म्यूटेशन सोल की वजह से उसका परिवार उसे परिवार से निकाल देता है। अपने आप को साबित करने के लिए वो अपने समुदाय को ही छोड़ देता है और वहां से दूर विदेश चला जाता है, क्योंकि उसे लगा रहा था कि ये दुनिया उसे वो सब देगी जिसका वो हकदार है। मास्टर ये सब अपने बारे में ही बता रहे थे कि कैसे उन्हें अपना ही घर परिवार छोड़ना पड़ा था। मास्टर आगे बताते हैं, सोचा था कि दुनिया उसका साथ देगी, पर उसकी कमजोरी पर उसे बहुत कुछ सहना पड़ता है। ताकतवर लोग उसकी कमजोरी का खूब फायदा उठाते हैं। फिर एक दिन उसकी मुलाकात एक ताकतवर जवान सोल मास्टर से होती है। वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं और इस सोल मास्टर की दुनिया में आ जाते हैं। एक दिन सोल बीस्ट जंगल में उन दोनों की मुलाकात एक सुंदर लड़की से होती है। वो लड़की काफी खूबसूरत थी और वो दोनों जवान लड़के उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। मास्टर आगे बताते हैं, अब वो तीनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं और साथ में एडवेंचर करते हैं। समय बीतता जाता है और उन दोनों जवान लड़कों को उस लड़की से प्यार हो जाता है जिसकी सोल एक नीली आग वाला ड्रैगन थी। पर उनमें से कोई भी ये दिखाना नहीं चाहता था कि वो उस लड़की को प्यार करते हैं, खासकर वो जिसने सोल पावर म्यूटेशन की वजह से काफी अच्छी ताकत खो दी थी। तरुण सब शांत खड़ा होकर सुन रहा था और मास्टर आगे बताते हैं, जल्द ही वो तीनों सोल मास्टर इस सोल मास्टर की दुनिया में गोल्डन आयरन ट्राइंगल के नाम से अपना नाम बना लेते हैं। लेकिन फीलिंग्स को हम जितना भी गहरा छुपाते हैं वो और ज्यादा मजबूत होती जाती है। फिर एक दिन वो ताकतवर सोल पावर वाला सोल मास्टर उस लड़की से अपने प्यार का इजहार कर ही देता है, पर वो लड़की उसे रिजेक्ट कर देती है क्योंकि उस लड़की को वो कमजोर सोल मास्टर पसंद था। वो सोल मास्टर जिसे थियोरेटिकल ज्ञान के बारे में पढ़ना पसंद था। मास्टर अब तरुण से कहते हैं, अब तुम्हें तो पता चल ही गया होगा कि वो लड़की आरती है और वो कमजोर सोल मास्टर मैं हूं और वो ताकतवर सोल मास्टर फरहान है। जब आरती ने मुझसे अपने प्यार का इजहार किया तब मुझे वो खुशी मिली जो शायद जिंदगी में मैंने आज तक कभी महसूस नहीं की थी। फरहान ने अपनी फीलिंग्स वहीं खत्म कर दी, पर इससे हमारे रिश्ते में दरार ना आने पाए, इसलिए उसने कहा कि वो मेरा दोस्त नहीं भाई बनकर रहना चाहता है और आरती उसकी भाभी होगी। ये सुनकर तरुण खुश होकर कहता है, डीन फरहान एक अच्छे आदमी है और यही एक अच्छे आदमी की पहचान होती है। ये जरूर आप सबकी एक अच्छी एंडिंग होगी। इस पर मास्टर जवाब देते हुए बताते हैं, अगर सब कुछ ऐसे ही अच्छा चलता तभी तो ये एक अच्छी एंडिंग होती, पर किस्मत सच में बहुत खराब चीज होती है। भगवान की लीला सभी खुशियों को दुख दर्द में बदल देती है। ये कहते हुए मास्टर की आंखों में पानी भर आता है। मास्टर आगे दुखी होकर बताते हुए कहते हैं, मुझे आज भी वो दिन अच्छे से याद है। तारे आसमान में चमक रहे थे, फरहान हमारी शादी करवा रहा था और हमारी शादी हो रही थी। हम सब काफी खुश थे, पर उस आखिरी वक्त पर वहां हमारी शादी में एक बिन बुलाया मेहमान आ गया। मेरे दूसरे अंकल, नीली बिजली वाले ड्रैगन के दूसरे ऑनर महेंद्र।
मास्टर आगे बताते हैं, वो वहां मेरे लिए नहीं बल्कि मेरी पत्नी आरती के लिए आए थे। मास्टर गुस्से से अपनी मुट्ठी भींचते हुए जवाब देते हैं, क्योंकि आरती मेरे अंकल की बेटी थी, इसका मतलब वो मेरी चचेरी बहन है। यह सुनकर तरुण एकदम से चौंक जाता है और मास्टर के लिए दुखी हो जाता है। मास्टर आगे बताते हुए कहते हैं, मुझे और आरती को उससे पहले बिल्कुल भी भनक तक नहीं थी कि हम दोनों एक दूसरे के कजिन लगते हैं। मैं वहां सबको छोड़कर पागलों की तरह भाग निकला। आरती ने मेरे पीछे आने की कोशिश की, पर उसे मेरे अंकल ने पकड़ लिया और जाने नहीं दिया। पल ही भर में अच्छा खासा मौसम खराब हो गया और तूफान और बारिश आने लगे, और मैं उस बारिश में भीगता हुआ अपने आप को कोस रहा था। मैंने तभी अपनी जान देने का डिसाइड किया। मैं सुसाइड करने ही वाला था कि तभी फरहान ने मुझे आकर बचा लिया, लेकिन अब मेरा दिल पूरी तरह से मर चुका था। मैं निराश था और अकेले वहां से चला गया। उसके बाद फरहान ने मुझे बताया कि आरती ने अंकल के साथ मुझे ढूंढने की कोशिश की थी। मैं उसे देखना चाहता था, पर मैं उसे देख नहीं सकता था। ये बताते हुए मास्टर की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो उदास हो जाते हैं। तरुण मास्टर से कहता है, मास्टर, क्या इस सब को दुनिया की नजर से देखना ज्यादा जरूरी है? आंटी आरती ने आपके लिए कई साल इंतजार किया है। अगर आप आज भी उन्हें अनदेखा करते रहेंगे तो आप दोनों पूरी जिंदगी बस सफर ही करोगे। आरती पीछे एक पेड़ के पीछे छिपकर उनकी बातें सुन रही थी और इससे वो भी दुखी हो जाती है और उनकी आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं। मास्टर तरुण की बात का जवाब देते हुए कहते हैं, नहीं, ये आरती के साथ नाइंसाफी है। ये कहते हुए मास्टर की आंखों से फिर से आंसू बहने लगते हैं और छुपकर सुन रही आरती का इससे भी बुरा हाल था। मास्टर आगे कहते हैं, अगर तुम किसी से प्यार करते हो तो तुम्हें उसका मालिक नहीं बनना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि वो खुश रहे। मास्टर के मुंह से ये सुनकर आरती अब और बर्दाश्त नहीं कर पाती और सीधा सामने आकर कहती है, तरुण सही कह रहा है, मुझे दुनिया की परवाह नहीं है, मुझे कोई इंसाफ नहीं चाहिए, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं। आरती की आवाज सुनकर मास्टर एकदम से चौंक जाते हैं और वो सुन्न पड़ जाते हैं। आरती भी ये सब कहते हुए रोने लगती है। आरती के रोने की आवाज सुनकर मास्टर उसकी तरफ पलट जाते हैं और आरती की तरफ उदास नजरों से देखने लगते हैं। आरती और मास्टर दोनों ही अपनी अपनी आंखों में पानी भरे एक दूसरे को प्यार की नजरों से देख रहे थे और ये देखकर तरुण वहां से चला जाता है, क्योंकि वो दो प्रेमियों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। और मास्टर और आरती दोनों ऐसे ही एक दूसरे को देखते रहते हैं। तभी आरती सीधा आकर मास्टर के गले से लग जाती है और दोनों कसकर एक दूसरे को अपनी बाहों में भर लेते हैं। दोनों की आंखों से आंसू की धारा बहे चली जाती है और दोनों अब एक दूसरे को प्यार से देखते हैं और किस करने लगते हैं। डीन भी वही एक बड़े से पेड़ के ऊपर बैठकर उन दोनों को देख रहे थे और अब उनकी आंखों से भी आंसू निकल आए थे, पर वो अपने आंसू पोंछकर आरती और मास्टर के लिए खुश हो जाते हैं। मास्टर और आरती एक दूसरे को किस कर रहे थे और तरुण भी कुछ दूरी पर एक झाड़ी के पीछे छिपकर उन्हें देखकर उनके लिए खुश हो जाता है और फिर वहां से जाने लगता है। तरुण वहां से आगे आ जाता है और वो आगे बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक से तरुण को वहां किसी के होने का आभास होता है और वो एकदम से अपने चाकू निकालकर लड़ने की पोजीशन में आ जाता है। कोई तरुण का पीछा कर रहा था और तरुण को इसका पता चल गया था, इसलिए तरुण अपने चाकू निकालकर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और चौकन्ना होकर अपने चारों तरफ देखने लगता है, पर उसे अभी कोई दिखाई नहीं देता। तरुण मन ही मन कहता है, यहां पर अचानक से ठंड का माहौल हो गया है, इसका मतलब यहां पर कोई तो है जो मेरा पीछा कर रहा है, पर अभी सामने नहीं आया है। इतना सब सोचते हुए तरुण धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है कि तभी उसके पीछे एक आदमी आ जाता है। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि पॉइजन मास्टर था। अपने पीछे तुरंत किसी को भांप कर तरुण अपना चाकू सीधा उसकी गर्दन पर चला देता है, पर उसका ये हमला भाला पॉइजन मास्टर जैसे ताकतवर मास्टर को छू भी कैसे सकता था। एक छोटा सा धमाका होता है। आरती और मास्टर अभी किस कर रहे थे, तभी उन्हें वो आवाज सुनाई आ जाती है। आरती हटकर जोर से कहती है, वहां कोई है। ये सुनकर मास्टर घबरा कर कहते हैं, तरुण मुसीबत में है। इतना कहते ही मास्टर और आरती दोनों वहां से उसी तरफ भागते हैं जिस तरफ तरुण था और वो धमाका हुआ था। क्या वजह थी जो पॉइजन मास्टर जैसा ताकतवर मास्टर तरुण का पीछा कर रहा था? आखिर पॉइजन मास्टर तरुण से क्या चाहता था? क्या उसकी पोती ने तरुण से हारने की बात उसे बता दी थी और वो उसके लिए तरुण को मारना चाहता था, या कुछ और बात थी? जानने के लिए जुड़े रहिए मेरी इस कहानी के साथ।
एपिसोड 107। मास्टर और आरती तरुण को बचाने के लिए भागते हैं, पर उन्हें वहां कोई नहीं मिलता। पॉइजन मास्टर तरुण को उठाकर अपने साथ ले गए थे, इसलिए मास्टर और आरती को वहां कुछ भी नहीं मिलता। सुबह हो जाती है और जंगल के बीचों बीच सांपों की एक गुफा में तरुण अभी तक बेहोश पड़ा हुआ था। उसके आसपास काफी सारे जहरीले सांप घूम रहे थे। वो गुफा काफी बड़ी और अंधेरी लग रही थी। बाहर की रोशनी बहुत कम ही गुफा में आ रही थी। तभी एक सांप तरुण के हाथ के ऊपर से उतर जाता है और इससे तरुण होश में आने लग जाता है। तरुण की आंखें खुलने लग जाती हैं, पर वो दर्द के मारे करहाने लगता है। पॉइजन मास्टर वही उसी गुफा में थे और तरुण को होश में आता देखकर उसके पास आते हुए कहते हैं, जाग जाओ बच्चे। पॉइजन मास्टर की आवाज सुनकर तरुण की आंखें झट से चौड़ी हो जाती है। अब पॉइजन मास्टर तरुण से पूछते हैं, बच्चे तुम ही तरुण हो? तरुण जवाब देता है, हाँ मैं ही हूं। ये जानने के बाद पॉइजन मास्टर आगे कहते हैं, मैंने सुना है कि तुमने मेरी पोती की तीसरी सोल रिंग तोड़ डाली थी और उसे अपने जहर से घायल कर दिया था। तो फिर तुमने उस जहर का इलाज कैसे किया? मेरा मानना है कि शराब के अलावा भी तुम्हारे पास कुछ है। पॉइजन मास्टर अपनी बात कह रहे थे और तरुण उसकी शक्ति अपनी पर्पल डेमन आंखों से देखने की कोशिश करने लगता है। तरुण अब पॉइजन मास्टर की बात का जवाब देते हुए कहता है, तुम अपने आप को एक महान पॉइजन मास्टर कैसे कह सकते हो, अगर तुम ये भी नहीं जानते कि रियल गर पाउडर सांप के जहर का इलाज कर सकता है? तरुण की बात सुनकर पॉइजन मास्टर गुस्से से कहते हैं, आज अरसों बाद किसी की मुंह से ऐसे बात करने की हिम्मत हुई है। बच्चे तुम निडर हो, पर मेरे जहर के बारे में ऐसा बोलने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? इतना कहते ही पॉइजन मास्टर गुस्से में अपनी मुट्ठी भींचते हैं और वहां आसपास एक हरे रंग की आग लग जाती है। इससे भी तरुण पॉइजन मास्टर से बिल्कुल नहीं डरता और उसे चिढ़ाते हुए कहता है, तुम्हारा जहर बस कचरा है। तरुण के मुंह से इतना सुनते ही पॉइजन मास्टर दूर से ही अपनी शक्ति से तरुण को उठाकर दीवार पर जोर से देकर मारता है। तरुण दीवार पर जोर से लगता है और सीधा मुंह के बल जमीन पर गिरता है। तरुण अब जमीन पर पड़े पड़े कहता है, तुम्हारा जहर सच में काफी इफेक्टिव है, पर अभी भी ये बेकार ही है। जहर का इस्तेमाल दूसरों पर वार करने के लिए होता है, पर अब इसका असर तुम पर भी हो रहा है। तरुण के मुंह से ये सुनकर पॉइजन मास्टर कहते हैं, तुम्हारे कहने का मतलब है कि मेरा जहर मुझे ही मार रहा है? मैं 78 साल का हो चुका हूं और आज तक मैंने दूसरों को ही इससे मारा है और इसका असर एक बार भी मुझ पर नहीं हुआ। तरुण खड़ा होकर जवाब देते हुए बताता है, अच्छा अगर ऐसा है तो बताओ, जब बारिश होती है या बादल छाए रहते हैं तो तुम्हारी पसलियां तुम्हें सुन्न महसूस होती हैं या नहीं? ये तुम्हें दोपहर में और आधी रात में भी महसूस होता होगा और फिर ये करीब 2 घंटों तक ऐसे ही रहता होगा। इतना सुनते ही पॉइजन मास्टर जो तरुण की बात सुनते हुए टहल रहे थे वो वहीं रुक जाते हैं। तरुण आगे बताते हुए कहता है, इसके अलावा आधी रात में तुम्हारे पैरों में और सिर में दर्द होता होगा। सही कहा ना? वो दर्द तुम कभी भी महसूस नहीं करो अगर तुम्हारा जहर तुम्ही पर असर नहीं कर रहा हो। इसका असर अकेले तुम्ही पर नहीं हो रहा है, ये तुम्हारे घर परिवार वालों के शरीर में भी घुस चुका है। पॉइजन मास्टर गुस्से में आकर एक जहर की बॉल बनाकर तरुण की तरफ जैसे ही फेंक कर मारते हैं, तभी तरुण भी तेजी से अपनी सोल बोन को बाहर निकाल लेता है और पॉइजन मास्टर के उस वार को दूर फेंक देता है। अब तरुण तेजी से अपने नीले पौधे की जड़ों का इस्तेमाल करता है और उन्हें पूरी तेजी से पॉइजन मास्टर की तरफ छोड़ देता है, पर पॉइजन मास्टर अपनी शक्ति से उसे खुद को लगने से पहले ही रोक लेते हैं और अपने जहर से तरुण की जड़ों को राख में बदल देते हैं। तरुण की सोल बोन देखकर पॉइजन मास्टर कहते हैं, एक अटैचड सोल बोन, इससे जीतना तो यामिनी के बस में नहीं था और वो इसी वजह से इससे हारी। इतना सोचते हुए पॉइजन मास्टर हल्के से मुस्कुराते हैं और अपनी शक्ति से तरुण को अपनी तरफ खींचने लगते हैं। तरुण उनकी तरफ खिंच रहा था और तभी वो अपनी तीसरी सोल स्किल मकड़ी के जालों का इस्तेमाल करता है। कई सारी मकड़ी के जाले जैसी जड़ें निकलकर आसपास पत्थरों पर चिपक जाती है और तरुण को जकड़ लेती है, जिससे तरुण पॉइजन मास्टर की तरफ ना खिंच सके। तरुण की ये चाल काम आने लगती है और वो अपनी इस स्किल की मदद से अपने आप को खींचने से रोक लेता है, पर पॉइजन मास्टर अभी भी फोर्स लगाकर उसे खींचने की कोशिश कर रहे थे। तरुण पॉइजन मास्टर को गुस्से से घूरते हुए कहता है, मैं एक ऐसे आदमी के हाथों मरना बिल्कुल भी पसंद नहीं करूंगा जो ऐसे बेकार जहर का इस्तेमाल करता हो। पॉइजन मास्टर अब अपनी फोर्स और बढ़ा देते हैं और तरुण के जाल वाली जड़ें कमजोर पड़कर टूटने लगती है।
तरुण अपनी मकड़ी की टांगों को भी जमीन में गाड़ लेता है जिससे वो आगे ना खिसक पाए, पर इससे भी उसे काफी तकलीफ हो रही थी। पॉइजन मास्टर तरुण पर फोर्स डालते हुए कहते हैं, तुम कह रहे थे कि मेरा जहर खराब है, पर उसके बाद भी तुम मुझसे हार रहे हो। तरुण दर्द में जोर से गुस्से से जवाब देता है, मुझे अब इस पर अफसोस हो रहा है। अगर मुझे थोड़ा टाइम मिलता तो फिर भले ही मैं अपनी सोल का इस्तेमाल नहीं कर पाता, पर मैं तुम्हें भी जान से मार डालता। तरुण के मुंह से इतना सुनते ही पॉइजन मास्टर गुस्से में आ जाते हैं और अपनी फोर्स बढ़ाकर उसे अपनी तरफ खींचने लगते हैं। तरुण की जड़ें टूट जाती है और वो सीधा पॉइजन मास्टर की तरफ खिंचा चला जाता और पॉइजन मास्टर सीधा उसका गला पकड़कर उसे अपने एक हाथ से ही उठा लेते हैं। तरुण अपनी गर्दन छुड़ाने की कोशिश करता है, पर उसकी ताकत पॉइजन मास्टर के सामने बेकार थी। तरुण की मकड़ी की टांगे भी पॉइजन मास्टर को छू तक नहीं पा रही थी। पॉइजन मास्टर के हाथ पर लटका हुआ तरुण अपना गला छुड़ाते हुए दबी सी आवाज में कहता है, तुम्हारा जहर केवल तुम्हें ही तकलीफ नहीं पहुंचाएगा, बल्कि तुम्हारी वंशाजों को भी खत्म कर देगा। तुम एक असली कचरा हो। यह सुनकर पॉइजन मास्टर गुस्से में और जोर से तरुण का गला भींचते हुए कहते हैं, तुमने अभी क्या कहा? इस पर तरुण मुस्कुराकर दबी आवाज में जवाब देता है, तुम अच्छे से जानते हो कि मैं क्या कह रहा हूं। यह सुनकर पॉइजन मास्टर पूछते हैं, तुम मेरे जहर का इलाज कर सकते हो? तरुण दबी आवाज में जवाब देता है, कर भी सकता तो तब भी नहीं करूंगा। तुम मुझसे भी ज्यादा सफर करोगे। मुझे अभी मार दो, शायद तुम मरने से नहीं डरते होगे, पर तुम्हारी प्यारी लाडली पोती उतने दिन भी नहीं टिक पाएगी जितने दिन तुम टिक गए। जहर का हमला वो और सह नहीं पाएगी, क्योंकि इसका असर उस पर तब से हो रहा है जब से वो अपनी मां के पेट में थी। इतना सुनते ही पॉइजन मास्टर तरुण को छोड़ देते हैं और पीछे की तरफ मुंह करके खड़े हो जाते हैं। तरुण का गला पॉइजन मास्टर ने काफी जोर से पकड़ा हुआ था और तरुण अब जमीन पर पड़े हुए खासे जा रहा था। पॉइजन मास्टर तरुण से पूछते हुए कहते हैं, मैं तुम पर भरोसा कैसे कर लूं? तुम मेरे जहर का इलाज कर सकते हो? तरुण जवाब देता है, क्या मुझे यह अब भी साबित करने की जरूरत है? तुमने अभी मुझे मार ही डाला था, पर तुम्हें जिंदा रखना दुनिया के लिए एक खतरा ही है, और तुम्हें बचाना ऐसा है जैसे किसी शैतान की मदद करना। पॉइजन मास्टर गौर से तरुण की बातें सुन रहे थे और बताते हुए कहते हैं, यह जहर मेरी पूरी जिंदगी से मेरे साथ है और इसके बाद भी मैं आज तक इसका इलाज नहीं कर पाया, पर अगर तुम हमारे इस जहर का इलाज कर दोगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा और वादा करता हूं कि 3 चीजों से तुम्हारी मदद करूंगा। यह सुनकर तरुण कहता है, तुम मुझे नहीं मारोगे, पर मैं तुम्हारा भरोसा क्यों करूं? तुम्हारे जैसे लोग अपना काम निकलवाने के लिए पहले दया दिखाते हैं और फिर अपना काम होने के बाद अपना असली रंग दिखाते हैं। यह सुनकर पॉइजन मास्टर तेज आवाज में जवाब देते हैं, क्या मेरी शोहरत इसे साबित करने के लिए काफी नहीं है? तरुण उनकी बात सुनकर जवाब है, जब तक तुम एक प्रतिज्ञा नहीं करते तब तक ये खाली वादे ना ही करो। यह सुनकर पॉइजन मास्टर मुस्कुराकर कहते हैं, ठीक है, अगर तुम ये साबित कर सकते हो कि तुम मेरे जहर का इलाज कर सकते हो तो मैं एक वादा कर सकता हूं। यह सुनकर तरुण खड़ा होकर अपनी सोल बोन को वापस अपने शरीर के अंदर घुसा लेता है और पॉइजन मास्टर से पूछता है, बताओ मुझे क्या साबित करना है? पॉइजन मास्टर बताते हुए कहते हैं, साबित करो कि तुम मुझसे ज्यादा बेहतर तरीके से जहर का इलाज कर सकते हो, तो मैं तुम्हारा भरोसा कर सकता हूं। तरुण ये सुनकर जवाब देता है, मेरे पास अभी कुछ नहीं है, तो मैं कैसे साबित कर सकता हूं कि मैं तुमसे बेहतर हूं? यह सुनकर पॉइजन मास्टर बताते हैं, यह मेरी जगह है, यहां पर हर तरह की जड़ी बूटियां उगाई जाती हैं। सभी तरह के एंटीडोट पता लगाने के लिए मैं तुम्हें एक दिन देता हूं। उसके बाद मैं तुम पर 3 तरह का जहर डालूंगा। अगर तुमने अपने एंटीडोट की मदद से मेरे जहर का इलाज कर लिया तो तुम पास हो जाओगे, वरना मैं तुम्हें नरक में भेज दूंगा। तरुण कॉन्फिडेंट होकर जवाब देता है, ठीक है, मुझे अब जड़ी बूटियों के पास ले चलो और अब मुझे एक दिन के लिए डिस्टर्ब मत करना। पॉइजन मास्टर इस पर कोई जवाब नहीं देते और वहां से दूसरी तरफ जाने लगते हैं। तरुण भी उनके पीछे पीछे जाने लगता है। वो दोनों बाहर आ जाते हैं और तब तरुण देखता है कि वो एक पहाड़ के ऊपर गुफा में थे। बाहर काफी कोहरा था और अच्छे से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। पॉइजन मास्टर पहाड़ के किनारे पर जाकर खड़े हो जाते हैं और तरुण भी उनके पास आ जाता है। तभी तरुण को एक महक आती है। महक को सूंघकर तरुण कहता है, ये तो सल्फर है। तरुण आगे पॉइजन मास्टर से पूछता है, क्या यहां पर कोई गर्म पानी का तालाब है? तुम्हारी जड़ी बूटियों का गार्डन गर्म पानी के तालाब के पास है।
ये तो काफी अच्छी बात है। पॉइजन मास्टर उसे कोई जवाब नहीं देते और अपनी सोल बाहर निकालकर उसके ऊपर खड़े हो जाते हैं और तरुण से कहते हैं, बच्चे तुम बहुत घमंडी हो, अब देखते हैं कि तुम नीचे कैसे आओगे। इतना कहकर पॉइजन मास्टर अपने उड़ने वाले ड्रैगन सांप की मदद से पहाड़ से नीचे चले जाते हैं। एपिसोड 108। पॉइजन मास्टर का जड़ी बूटियों का गार्डन काफी सुंदर था। वहां बहुत सारे लाल और सफेद रंग के क्रिस्टल थे जो जमीन से निकले हुए थे। पॉइजन मास्टर अपने ड्रैगन सांप की मदद से अपने गार्डन में जैसे ही उतरते हैं, तरुण भी अपनी सोल बोन की मदद से एकदम से नीचे उतर जाता है। पॉइजन मास्टर को लग रहा था कि तरुण वहां नीचे नहीं उतर पाएगा, पर तरुण के एकदम से नीचे आने पर पॉइजन मास्टर चौंक जाते हैं। पॉइजन मास्टर चौंक कर मन ही मन कहते हैं, ये अपनी सोल बोन को इतने अच्छे तरीके से कैसे इस्तेमाल कर लेता है। वहां आसपास बहुत बड़े बड़े लाल और सफेद रंग के क्रिस्टल थे और जमीन पर बहुत सारी जड़ी बूटियों के पौधे लगे हुए थे। तरुण अब आगे बढ़ता है और उछलकर एक बड़े से क्रिस्टल के ऊपर खड़ा हो जाता है और आगे का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। तरुण के सामने एक तालाब था जो बर्फ और आग का तालाब था। उसमें आधी तरफ बर्फीला पानी था और आधी तरफ लावे जैसा लाल गर्म पानी। तरुण उसे देखकर कहता है, बर्फ और आग का तालाब। जो बर्फ और आग एक दूसरे की दुश्मन होती है, वो एक ही तालाब के अंदर है। मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि यहां एक बर्फ और आग का तालाब मिलेगा। तो यही वजह है जिसकी मदद से ये बूढ़ा आदमी अभी तक जिंदा रह पाया है, वो भी इतने सालों तक अपने जहर के वार सहते सहते। यही ट्रेनिंग करने की वजह से ये एक महान सोल मास्टर बन पाया है। तरुण ये सोच ही रहा था कि जमीन पर खड़ा पॉइजन मास्टर भी उछलकर उसके पास आ जाता है। पॉइजन मास्टर तरुण की बात सुन रहे थे और तरुण से पूछते हैं, बर्फीला आग का तालाब, तुम ये किस बारे में बात कर रहे हो? तरुण जवाब देता है, कुछ भी नहीं, मुझे बस भरोसा नहीं हो रहा कि इस तरह की जगह यहां हो सकती है। अभी तक तुम्हारे जहर का इलाज करने के लिए मैं 30% तक कॉन्फिडेंट था, पर अब इस बर्फीले आग के तालाब को देखने के बाद मैं 50% तक कॉन्फिडेंट हो गया हूं। यह सुनकर पॉइजन मास्टर गुस्से से कहते हैं, क्या बस 50%? बच्चे, यानी अभी इतनी देर से तुम मुझसे झूठ बोल रहे थे। तरुण जवाब देता है, तुम सालों से इस जहर से बीमार हो और ये 50% मैं तुम्हारा इलाज करने के लिए पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हूं। अगर इससे तुम पूरी तरह से ठीक भी नहीं हो पाए तो तुम्हारा वो दर्द पहले से काफी कम जरूर हो जाएगा, लेकिन मैं तुम्हारी पोती को पूरी तरह से ठीक कर पाऊंगा। ये सुनकर पॉइजन मास्टर का गुस्सा शांत पड़ जाता है, क्योंकि तरुण उनकी पोती का इलाज करने के लिए पूरी तरह से कॉन्फिडेंट था। पॉइजन मास्टर तरुण को बताते हुए कहते हैं, मेरी ये सारी जड़ी बूटियां यहां लगाई गई हैं और तुम इन सब का इस्तेमाल कर सकते हो, पर अगर तुमने मेरी इस जगह को बर्बाद करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूं कि मैं तुम्हारी जिंदगी नरक बना दूंगा। पॉइजन मास्टर आगे बताते हुए कहते हैं, मैं तुम्हें और ज्यादा टाइम देता हूं। अगर तुम परसों सुबह तक मेरा ये टेस्ट पास नहीं कर पाए तो फिर वो डीन तुम्हारा आखिरी दिन होगा। ये एक मशहूर सोल बीस्ट जंगल है। इन पहाड़ों को छोड़कर मैंने सारे जंगल को अपने जहर से सील कर दिया है और यहां कोई भी सोल बीस्ट आने की हिम्मत नहीं करेगा। अगर तुमने यहां से भागने की कोशिश की तो मेरे आने से पहले ही यहां के सोल बीस्ट तुम्हें फाड़ डालेंगे। वहां समय का पता ही नहीं चल रहा था और ना ही दिन रात का। पॉइजन मास्टर तरुण को सब बता रहे थे और तरुण सब सुन रहा था। इसी में आधी रात हो जाती है और आधी रात होते ही पॉइजन मास्टर का सिर दर्द करने लग जाता है। दर्द इतना ज्यादा था कि उन्हें उसे सहने में काफी परेशानी हो रही थी और वो अपने सिर को कसकर पकड़ लेते हैं, पर तरुण के सामने उसे जाहिर ना करते हुए जल्दी में वहां से भागते हैं। पॉइजन मास्टर वहां से जाते हुए चेतावनी देते हुए कहते हैं, बच्चे, इस तालाब से दूर ही रहना, इसे छूने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि यहां तक कि मैं भी इसे ज्यादा देर तक सहन नहीं कर पाता। तुम्हें फिर कोई भी नहीं बचा पाएगा। इतना बताकर पॉइजन मास्टर वहां से तेजी से भाग जाते हैं। तरुण अब उस क्रिस्टल पर से सीधा नीचे उतर जाता है और पॉइजन मास्टर की चेतावनी पर मन ही मन कहता है, ये दुनिया में सबसे गर्म और ठंडी जगह है और मैं इसकी ताकत के बारे में अच्छे से जानता हूं। तरुण अब धीरे धीरे उस तालाब की तरफ बढ़ता है और उसके बीचों बीच जहां पर आग और बर्फ का पानी आपस में मिल रहे थे, वहां किनारे पर अपना हाथ उसके अंदर डालता है। तरुण को वहां पर कुछ भी महसूस नहीं होता।
ना ही ज्यादा गर्म और ना ही ज्यादा ठंडा। ये देखकर वो मन ही मन कहता है, यहाँ किनारे पर तो मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा, लगता है कि यहाँ पर दोनों का टेम्परेचर नॉर्मल है। इतना सोचते हुए तरुण जैसे ही अपनी पर्पल डेमन आंखों का इस्तेमाल करता है, तभी उसकी नजर सीधा एक हर्ब पर जाती है। वो हर्ब संतरी रंग के एक फूल जैसी थी और वो फूल कुछ कुछ कमाल के फूल जैसा लग रहा था, पर वो कमल से काफी छोटा था। उस फूल के अंदर से एक ऊर्जा बार बार बाहर निकल रही थी और उसे देखकर तरुण तुरंत उसकी तरफ जाने लगता है। तरुण उसकी तरफ बढ़ रहा था, तभी तरुण को जमीन पर एक पौधे के पास कुछ सिल्कवर्म नजर आते हैं जो चमक रहे थे। तरुण उन्हें देखकर एकदम से रुक जाता है और उन्हें देखकर कहता है, ये तो बर्फीला सिल्कवर्म है। अब तरुण आगे बढ़ता है और उसे एक और फूल का पौधा नजर आता है जो चमक रहा था और काफी बड़ा भी था। तरुण उसे देखकर उसके पास जाकर कहता है, ये तो वर्मिलियो लोटस है, ये इतना बड़ा भी हो सकता है। तरुण इतना कहकर उस पौधे को छूता है और तभी उसे एक दूसरे फूल के पौधे की महक आती है जो उससे थोड़ी दूरी पर था। तरुण उस महक को सूंघकर तुरंत उसकी तरफ बढ़ने लगता है। वो फूल का पौधा झाड़ियों के पीछे था और तरुण जैसे ही झाड़ियां हटाकर उसे देखता है तो उसकी आंखें चमक उठती हैं। वहां एक पतला फूल का पौधा था। उस पौधे की बहुत सारी पतली टहनियां निकली हुई थी जिन पर अंडे जैसा पीले रंग का कुछ लगा हुआ था और ऊपर एक लंबी पतली गुलाबी पंखुड़ियों वाला फूल था जिसमें वहां दूर दूर तक खुशबू फैलाई हुई थी। तरुण उसे देखकर कहता है, खुशबू वाला रेशम का फूल, ये वही है। ये सबसे अच्छा एंटीडोट है। उसकी रेंज में कोई भी जहर असर नहीं करता और इसकी खुशबू जहर को खत्म कर देती है, पर बुरा है कि यह भी इसका इलाज नहीं कर पाएगा। तरुण अब वहां घूम घूम कर कई तरह के ऐसे फूलों वाले पौधे देखता है जिनका इस्तेमाल जड़ी बूटियों के रूप में किया जा सकता था। तरुण इतनी सारी जड़ी बूटियां देखकर काफी खुश होता है और फिर वही पास ही में बैठकर मेडिटेशन करने लगता है। काफी देर मेडिटेशन करने के बाद तरुण खड़ा होता है और तालाब के बर्फीले हिस्से की तरफ उसके किनारे पर चलते हुए आगे बढ़ने लगता है, क्योंकि उस तरफ एक खास तरह की हरब थी। तरुण जैसे उस हरब की तरफ बढ़ने लगता है तो उस हरब की फोर्स तरुण को पीछे धकेलने लगती है। वो जड़ी बूटी वाला पौधा पूरा बर्फ जैसे सफेद रंग का था और वो काफी शक्तिशाली था, इसलिए तरुण उसकी तरफ बढ़ नहीं पा रहा था। तरुण अब अपना चाकू निकालता है और अपनी पूरी ताकत लगाकर उस पौधे की तरफ बढ़ने लगता है। तरुण आगे उसकी तरफ बढ़ तो रहा था, पर इससे तरुण को काफी परेशानी हो रही थी। उस पौधे के अंदर बर्फ की शक्ति थी, इसलिए तरुण जैसे जैसे उसकी तरफ बढ़ता जा रहा था, तरुण के शरीर के हिस्से बर्फ में जमने शुरू हो जाते हैं। तरुण उसके काफी करीब पहुंच जाता है और पूरा जमने से पहले अपने चाकू से उस पौधे को काट देता है। चाकू लगते ही वो फूल का पौधा कट कर नीचे गिर जाता है और तरुण तुरंत उछलकर पीछे पहुंच जाता है, क्योंकि पौधे के जमीन पर गिरते ही वहां सब चीजें बर्फ में जम जाती है। तरुण का चाकू भी बर्फ में जम गया था और जमीन भी बर्फ से जम जाती है। अपने चाकू को देखते हुए तरुण कहता है, हालांकि ये पौधा काफी अच्छा है, पर यह जहरीला भी है, इसका असर काफी ठंडा है। इतना कहकर तरुण तुरंत अपना चाकू जमीन पर छोड़ देता है और वो चाकू टूटकर टुकड़ों में बिखर जाता है। अब तरुण तुरंत वहां से तेजी से भागता है और दूसरी तरफ आग वाले हिस्से पर पहुंच जाता है। वहां भी ऐसे ही एक फूल का पीले रंग का पौधा आग में जल रहा था। तरुण उस आग वाले फूल के पौधे के थोड़े दूर आकर रुक जाता है और तुरंत अपनी सोल बोन निकाल लेता है, जिससे इस फूल को तोड़ने के लिए उसकी स्पीड तेज हो पाए। तरुण की मकड़ी की टांगे उसकी पीठ से निकलकर बाहर आ जाती है और तरुण अब अपने ड्रैगन हैंड का इस्तेमाल करता है, जिससे आग का असर उस पर ना हो पाए। अब तरुण तेजी से उस पौधे की तरफ भागता है और पलक झपकते ही अपने हाथ से उसे तोड़ देता है और आगे निकल जाता है। फूल टूटकर वही जमीन पर गिर जाता है और तरुण अपने हाथ को देखता है, जो ड्रैगन हैंड में तब्दील करने के बाद भी इतनी तेजी में भी बुरी तरह से जल गया था। तरुण अपने हाथ को देखकर कहता है, इस आग के फूल वाले पौधे का जहर भी काफी ताकतवर है। इसकी आग इतनी ज्यादा है कि मेरा ड्रैगन हैंड भी बुरी तरह से जल गया। तरुण अब तेजी से तुरंत बीच में जाकर खड़ा हो जाता है और दोनों कटे हुए फूल के पौधों की तरफ देखता है। दोनों पौधे अभी भी जमीन पर पड़े अपना पूरा असर दिखा रहे थे। आग का पौधा बुरी तरह से जल रहा था और बर्फ का पौधा बुरी तरह से बर्फ से अपने आसपास सब कुछ जमा रहा था। तरुण दोनों पौधों के बीच में था और वो एक लंबी सांस लेता है
और अपनी जड़ों को तेजी से दोनों पौधों की तरफ छोड़ देता है। अपनी जड़ों में तेजी से दोनों पौधे भरकर अपनी तरफ खींच लेता है और उन्हें आपस में मिला देता है। उन्हें एक दूसरे के करीब लाने से पौधों का असर नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि आग बर्फ को शांत करती है और बर्फ आग को। पर तरुण की दोनों जड़ें एक आग में जलकर राख बन जाती है और दूसरी बर्फ में जमने की वजह से टूटकर बिखर जाती है। पर पौधों के आपस में आने की वजह से उनका असर नॉर्मल हो चुका था। तरुण ये देखकर खुश होता है और कहता है, चलो ये थोड़ी सी मेहनत रंग लाई, अब इनका इस्तेमाल करते हैं। इतना कहकर तरुण दोनों पौधों की एक एक पंखुड़ी खा जाता है और दोनों पौधे तुरंत उसके शरीर के अंदर समा जाते हैं। तरुण को इससे कुछ नहीं होता और ये देखकर वो काफी खुश होता है और अपनी जैकेट और शर्ट उतार कर कहता है, अरे वाह, इन्होंने तो कोई बुरा असर नहीं किया। तरुण ने इतना कहा ही था कि तभी एकदम से उसका शरीर जलना शुरू हो जाता है। तरुण को इससे इतना दर्द होता है कि उसके पसीने छूट जाते हैं और जैसे ही उसका पसीना जमीन पर गिरता है तो वहां आग लग जाती है। अब अचानक से आग का असर शांत होता है और तरुण का शरीर बर्फ में जमने लगता है। तरुण की हालत बुरी तरह से खराब हो जाती है। तरुण का शरीर बुरी तरह से दर्द करने लगता है और ये आग और बर्फ का इतना ताकतवर असर उसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। तरुण दर्द से लड़खड़ाता हुआ तालाब के करीब आता है और सीधा उसके अंदर गिर जाता है। एपिसोड 109। रात काफी हो रही थी और मास्टर, आरती और डीन फरहान तीनों जंगल में तरुण को ढूंढ रहे थे। वो सभी तभी से तरुण को ढूंढ रहे थे जब से तरुण लापता हुआ था, पर उन्हें अभी तक कुछ नहीं मिलता। ढूंढते ढूंढते काफी समय हो गया था और तभी डीन फरहान मास्टर से कहते हैं, मास्टर, हम पूरे दिन से उसे ढूंढ रहे हैं। रात से दिन और दिन से दोबारा रात हो गई है और दूसरा दिन भी निकलने वाला है। भले ही तुम्हारी सोल काफी अच्छे से स्मेल सूंघती होगी, पर अगर हम ऐसे ही लगातार ढूंढते रहेंगे तो बस स्ट्रगल ही करेंगे। चलो अब थोड़ा आराम कर लेते हैं। तभी आरती मास्टर को समझाते हुए कहती है, चिंता मत करो मास्टर, पॉइजन मास्टर तरुण को मार नहीं सकता। अगर उसे ऐसा करना ही होता तो वो ये हमारे स्कूल में ही कर सकता था, उसे अपने साथ क्यों ले जाता। मास्टर जवाब देते हुए कहते हैं, नहीं, तुम्हें कुछ भी नहीं पता। तरुण ने जो उसकी पोती के साथ किया था, उसने इस वजह से तरुण का अपहरण किया होगा। तरुण ने उसके जहर को तोड़ दिया था और इसलिए वो तरुण की इस स्किल के बारे में जानना चाहता होगा। वो तरुण के जहर के बारे में जानना चाहता होगा कि उसके पास कौन सा जहर है। मुझे पूरा यकीन है कि वो उसकी जान नहीं बख्शेगा। मास्टर और बाकी सब जान गए थे कि पॉइजन मास्टर ने ही तरुण को अगवा किया था, क्योंकि जहां से पॉइजन मास्टर ने तरुण को अगवा किया था वहां उसकी शक्ति की पहचान करके वो उसके बारे में जान पाए थे। मास्टर की बात सुनकर आरती गुस्से से कहती है, ये टाइटन स्कूल के बेकार के महान सोल मास्टर ज्यादा ताकत की वजह से जो चाहे वो करेंगे। इनके बाप का राज है क्या? टाइटन स्कूल के सोल मास्टर ये तो जानते हैं कि पॉइजन मास्टर इस जंगल में रहता है, पर ये नहीं जानते कि किस पहाड़ पर। डीन फरहान बताते हैं, उन्होंने हमें सनसेट फॉरेस्ट के बारे में बता दिया। इसका मतलब है कि वो सब भी इस पॉइजन मास्टर से परेशान ही होंगे, क्योंकि ये उन्हें भी कष्ट पहुंचाता होगा। पर अगर उन्हें उसकी सीधी लोकेशन भी पता होती तो वो तब भी हमें नहीं बता सकते थे, क्योंकि इससे वो खतरे में आ जाते। डीन फरहान अब मास्टर से कहते हैं, अगर तरुण को कुछ हो गया तो फिर हम उसे क्या जवाब देंगे? डीन फरहान के मुंह से इतना सुनते ही आरती झट से पूछती है, कौन, किसे क्या जवाब दोगे? मास्टर और डीन अभी बिल्कुल शांत खड़े हो जाते हैं और उनके मुंह से कोई जवाब नहीं निकलता। दूसरी तरफ तरुण उस बर्फीले आग वाले तालाब के अंदर डूबता जा रहा था और वो बेहोश था, आंखें बंद, और वो अंदर ही अंदर डूब रहा था क्योंकि तालाब काफी गहरा था। तरुण को बार बार जिया, मास्टर, अपने पिता और अपने दोस्त सभी की झलकें दिखाई दे रही थी और उसकी आंखें अभी भी नहीं खुली थी, क्योंकि शायद उसने जो जड़ी बूटियां निगली थी उन्होंने अभी तरुण के हिसाब से अपना काम नहीं किया था। दूसरी तरफ मास्टर, आरती और डीन फरहान तेजी से जंगल में आगे बढ़ते हुए तरुण को ढूंढने लगते हैं। वो सभी काफी तेजी से भागते हुए इस बार अपनी खोज में लग जाते हैं। वो तीनों जंगल में काफी अंदर आ चुके थे। तभी एकदम से उन्हें एक ऊर्जा का एहसास होता है। वो सभी एकदम से रुक जाते हैं और डीन फरहान कहते हैं, ये तो किसी महान सोल मास्टर की पावर थी। ये सुनकर आरती जवाब देती है, तो फिर चलो, अब देर किस बात की। अब वो तीनों तुरंत उसी तरफ तेजी से भाग कर जाने लगते हैं। पॉइजन मास्टर अभी एक पहाड़ के ऊपर थे और वही दर्द महसूस कर रहे थे। अब उन्हें थोड़ी राहत मिलती है और वो मन ही मन कहते हैं,
अगर ये लड़का मेरा और मेरी पोती का इलाज कर सकता है तो मैं इस बेहतरीन मौके को हाथ से नहीं जाने दूंगा। शायद उस बच्चे को कुछ हो ना जाए, इसलिए मुझे एक बार उसे जाकर देखना चाहिए। पॉइजन मास्टर इतना सोचकर जैसे ही वापस जाने लगते हैं, तभी उन्हें जंगल से किसी के वहां आने का एहसास होता है। वो तुरंत वहीं रुक जाते हैं और जंगल की तरफ वापस मुड़ जाते हैं। पॉइजन मास्टर जंगल की तरफ देखकर कहते हैं, यहां आने की किसकी हिम्मत हुई? चलो चलकर देखा जाए कि वो कौन है। पॉइजन मास्टर वहीं से खड़े होकर अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके नीचे जंगल की तरफ देखने लगते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि उनकी तरफ कौन आ रहा है। मास्टर डीन फरहान और आरती को भांप कर पॉइजन मास्टर मुस्कुराकर कहते हैं, 2 लेवल 70 से ऊपर के सोल संत और 1 लेवल 30 से नीचे का सोल मास्टर, क्या ये तीनों मारना चाहते हैं? पॉइजन मास्टर ये सोचकर हल्के से मुस्कुराते हैं और अब सीधा नीचे जंगल में कूद जाते हैं। मास्टर, आरती और डीन फरहान तीनों भागते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी पॉइजन मास्टर पीछे से मास्टर पर हमला कर देता है, पर मास्टर उछलकर उसके इस वार से बच जाते हैं। तभी डीन फरहान और आरती भी मास्टर के पास आकर लड़ने के लिए तैयार होकर खड़े हो जाते हैं और तभी उन तीनों के आसपास एक हरे रंग का गोला बन जाता है। वो तीनों पूरी तरह से सतर्क थे और पॉइजन मास्टर उनके पीछे आकर खड़ा हो जाता है और पूछता है, क्या तुम तीनों मेरे लिए आए हो? मास्टर इस पर उससे गुस्से में पूछते हैं, पॉइजन मास्टर, तरुण कहाँ है और तुमने उसे कहाँ छुपाया है? मास्टर की बात सुनकर पॉइजन मास्टर अकड़ कर कहते हैं, मुझसे इस तरह से सवाल करने वाले तुम होते कौन हो? इतना कहकर पॉइजन मास्टर गुस्से से हल्के से अपनी पावर छोड़ता है और मास्टर पीछे धकेले जाते हैं। मास्टर अब गुस्से में आकर उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं, पर डीन उसे रोक लेते हैं। अब डीन आगे जाकर पॉइजन मास्टर से कहते हैं, पॉइजन मास्टर, तरुण हमारा स्टूडेंट है। हमें यह अच्छे से नहीं पता कि उसने आपको कैसे नाराज किया, पर क्योंकि आप एक महान सोल मास्टर है तो मैं आपसे भीख मांगता हूं कि आप उसे छोड़ दें। डीन की बात सुनकर पॉइजन मास्टर बताते हुए कहते हैं, वो बच्चा, उसे तो मैंने कब का मार दिया। पॉइजन मास्टर के मुंह से इतना सुनकर डीन और मास्टर का दिल बैठ जाता है। उन्हें बहुत जोर का झटका लगता है और वो गुस्से में आ जाते हैं। तभी पॉइजन मास्टर उन्हें देखकर हंसकर उनका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, क्या अब तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो? तुम तीनों भी मेरे सामने काफी कमजोर हो। अब डीन फरहान गुस्से में कहते हैं, तरुण को मारने के लिए तुम्हें बहुत पछतावा होगा। इतना कहकर डीन फरहान लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और उन्हें लड़ने के लिए तैयार देखकर पॉइजन मास्टर अपनी पावर बाहर निकालकर कहता है, चलो देखे कि तुम में मुझसे मुकाबला करने के लिए कितना दम है। पर उससे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हें जिंदा नरक में भेजने के लिए मेरे पास हजारों तरीके हैं। इतना कहकर पॉइजन मास्टर उनकी तरफ बढ़ते हुए अपनी सभी सोल रिंग बाहर निकालने लगता है। पॉइजन मास्टर को अपनी तरफ आता देखकर मास्टर, डीन फरहान और आरती तीनों अपनी गोल्डन आयरन ट्रायंगल फॉर्मेशन बनाने लगते हैं। उनके ऐसा करने से गोल्डन रंग की काफी सारी पावर उन तीनों के आसपास घूमने लगती है और फिर एक ट्रायंगल शेप में बदल जाती है, क्योंकि वो तीनों एक दूसरे के त्रिकोण आकार में खड़े हुए थे। उस पावर को देखकर पॉइजन मास्टर कहता है, आखिर ये कौन सी सोल स्किल है? मास्टर, डीन फरहान और आरती तीनों के शरीर के ऊपर एक गोल्डन लाइट का पिलर बनकर आपस में जुड़ जाता है और तभी मास्टर अपनी सोल पिग को बाहर निकाल लेते हैं और उन्हीं के साथ साथ डीन फरहान और आरती भी अपनी अपनी सोल बाहर निकाल लेते हैं। उन तीनों की सोल उनकी पावर से बने पिलरों के बीच में जाकर आपस में मिल जाती है और एक गोल्डन रंग के बड़े ड्रैगन में बदल जाती है। वो ड्रैगन जैसे ही दहाड़ता है, वहां आपस पास दूर तक जमीन हिल जाती है और पेड़ उखाड़ जाते हैं। पॉइजन मास्टर उसे देखकर कहते हैं, क्या ये एक पौराणिक ड्रैगन चीफ है, पवित्र ड्रैगन? अब पॉइजन मास्टर मुस्कुराकर अपनी सोल हरा ड्रैगन सांप बाहर निकालते हुए कहते हैं, तो क्या हुआ अगर ये पवित्र ड्रैगन है? पॉइजन मास्टर भी अब अपनी सोल बाहर निकाल लेते हैं और एक बड़ा हरे रंग का ड्रैगन सांप उनके शरीर के अंदर से निकलकर बाहर आ जाता है। गोल्डन ड्रैगन के अंदर मास्टर, डीन फरहान और आरती की सोल और पावर लगी हुई थी, पर उस पर नियंत्रण मास्टर करते थे और उससे हमला भी। पॉइजन मास्टर की सोल बाहर आते ही मास्टर अपने गोल्डन ड्रैगन से उनके ऊपर हमला कर देते हैं। गोल्डन ड्रैगन तुरंत अपने मुंह से गोल्डन लाइट का हमला पॉइजन मास्टर के सांप पर कर देता है। पॉइजन मास्टर तुरंत बचने के लिए अपने सांप की मदद से आगे शील्ड लगा देते हैं, पर फिर भी गोल्डन ड्रैगन का वार उनके सांप को लग जाता है। इससे उनके सांप को ज्यादा कुछ नहीं होता।
तभी पॉइजन मास्टर अपने सांप से गोल्डन ड्रैगन पर हमला कर देते हैं। उनका सांप अपने मुंह से तुरंत गोल्डन ड्रैगन की तरफ झर छोड़ देता है, पर गोल्डन ड्रैगन तुरंत अपनी गोल्डन लाइट हमला करके उसके उस वार को बीच में ही तबाह कर देता है। तभी एकदम से पॉइजन मास्टर अपने सांप को सीधा गोल्डन ड्रैगन की तरफ छोड़ देता है। उनके इस अचानक हमले से मास्टर बड़ी मुश्किल से अपने गोल्डन ड्रैगन को हटाकर बचा पाते हैं और एकदम से गोल्डन लाइट का वार करके पॉइजन मास्टर के सांप को जमीन पर देकर मारते हैं। अब गोल्डन ड्रैगन पॉइजन मास्टर के सांप को अपने पंजों से उठाकर हवा में उछाल देता है और फिर से जमीन पर देकर मारता है और पंजे उसके अंदर घुसा देता है। इससे पॉइजन मास्टर का सांप बुरी तरह से चिल्लाने लगता है। ये देखकर पॉइजन मास्टर मन ही मन कहते हैं, ऐसा लगता है कि ये गोल्डन ड्रैगन इतनी फोर्स की वजह से मुझे हरा सकता है। हालांकि ये गोल्डन ड्रैगन मेरे जितना ताकतवर नहीं है, पर इसकी उड़ने की शक्ति की वजह से ये मुंह से भी ज्यादा फ्लेक्सिबल है। पॉइजन मास्टर का सांप गोल्डन ड्रैगन के पंजों तले दबा हुआ था। तभी पॉइजन मास्टर अपनी शक्ति बढ़ाते हैं और उनका सांप गोल्डन ड्रैगन की पीठ पर खा जाता है। सांप ड्रैगन की पकड़ से छूट जाता है और अब दोनों आपस में जोर से टकराते हैं। उनके टकराने से इतनी फोर्स निकलती है कि वहां आपस पास के पेड़ जलकर खाक में मिल जाते हैं। तभी ड्रैगन जैसे ही दोबारा पॉइजन मास्टर के सांप पर हमला करता है तो वो भागने लग जाता है। पॉइजन मास्टर मन ही मन कहता है, अगर गोल्डन ड्रैगन को हराना है तो इन तीनों की ये फॉर्मेशन तोड़नी पड़ेगी। इतना सोचकर पॉइजन मास्टर अपने सांप को मास्टर डीन फरहान और आरती पर हमला करने के लिए ड्रैगन से बचाकर उनकी तरफ मोड़ देता है। पॉइजन मास्टर अपने सांप को तेजी से ड्रैगन से बचाकर मास्टर, आरती और डीन फरहान की तरफ मोड़ देते हैं। उनका सांप तुरंत तेजी से उनकी तरफ आता है और उन पर हमला करने लगता है, पर क्योंकि वो सभी गोल्डन पिलर्स के अंदर थे इसलिए उन्हें उसके वार से कोई नुकसान नहीं होता, पर उनकी फॉर्मेशन टूटने का खतरा होने लगता है। मास्टर अपनी फॉर्मेशन को बचाने के लिए तुरंत अपने ड्रैगन से पॉइजन मास्टर के सांप पर हमला कर देते हैं। ड्रैगन सीधा आकर पूरी ताकत के साथ सांप को टक्कर मारता है, पर तभी सांप अपने आगे फिर से शील्ड लगा लेता है, जिससे ड्रैगन का वार शील्ड से टकरा जाता है, पर वो अभी भी पूरी फोर्स लगाता रहता है। ड्रैगन की फोर्स ज्यादा थी इसलिए सांप की शील्ड टूट जाती है और सांप जमीन पर गिरता है। सांप दोबारा से खड़ा होकर ड्रैगन पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है और ड्रैगन भी उस पर हमला करने के लिए तैयार था। पॉइजन मास्टर गुस्से में आकर जोर से कहते हैं, क्या तुम मरना चाहते हो? इतना कहकर पॉइजन मास्टर तुरंत अपनी दूसरी स्किल का इस्तेमाल कर देते हैं। उनके ऐसा करने से उनके सांप की आंखें सफेद पड़ने लगती है और फिर उन दोनों आंखों से सफेद रंग की पावर निकलती है जो सीधा गोल्डन ड्रैगन को जाकर लगती है। जहां वो पावर लग रही थी गोल्डन ड्रैगन वहीं से स्टोन में बदलने लगता है। तभी मास्टर पूरी पावर भरकर पॉइजन मास्टर के सांप की उस पावर को रोकने के लिए उसको अपनी गोल्डन लाइट बीम से टक्कर देने लगते हैं। इससे उनका ड्रैगन पत्थर में बदलने से बच जाता है, पर दोनों की पावर आपस में टकराने लगती है। सांप और गोल्डन ड्रैगन दोनों की पावर एक दूसरे से टकरा रही थी। इससे सांप को तो कुछ हो नहीं रहा था, पर गोल्डन ड्रैगन की गोल्डन लाइट बीम पत्थर में बदलकर नीचे गिर रही थी। ये देखकर डीन फरहान मास्टर से पूछते हैं, ये कौन सी स्किल है जो हमारी पावर सीधा पत्थर में बदल रही है? मास्टर बताते हैं, ये मेड्यूसा की आंखों की शक्ति है। ऊपर से इसकी सोल बोन सांप जैसे सोल बीस्ट में सबसे ऊपर है और इसकी ये सोल बोन केवल सांपों की रानी मेड्यूसा के पास ही हो सकती है। इसने जरूर ये लाखों साल पुरानी रानी मेड्यूसा को मारकर हासिल की होगी। अब पॉइजन मास्टर गुस्से में दोबारा अपने सांप को हमला करने के लिए तैयार करते हुए कहते हैं, इस बार तो तुम लकी थे कि तुम मेरे वार से बच गए, पर अब देखते हैं कि इस बार किस्मत तुम्हारा कितना साथ देती है। पॉइजन मास्टर दोबारा मेड्यूसा आंखों से हमला करने के लिए तैयार थे और ये देखकर मास्टर मन ही मन कहते हैं, अगर इसका ये वार मेरी सोल को छू भी गया तो ये मेरी सोल के लिए अच्छा साबित नहीं होगा। ये सब सोचते हुए मास्टर अपने दोनों साथी डीन फरहान और आरती की तरफ इशारा करते हैं और मास्टर का इशारा पाते ही वो सब गोल्डन ड्रैगन का सबसे ताकतवर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो सब अपनी सारी ताकत इस वार में लगाने लगते हैं और उनके ऐसा करने से एक गोल्डन रंग की ऊर्जा इकट्ठी होकर गोल्डन ड्रैगन के सिर के अंदर समा जाती है। इससे गोल्डन ड्रैगन और भी ताकतवर हो जाता है और उसके अंदर से काफी ताकतवर गोल्डन रोशनी निकलने लगती है।
अब गोल्डन ड्रैगन सीधा तेजी से पॉइजन मास्टर के सांप पर हमला करने के लिए उसकी तरफ आने लगता है। ये देखकर पॉइजन मास्टर दोबारा सांप की आंखों से ड्रैगन पर सफेद ऊर्जा छोड़ देते हैं। जैसे ही सफेद ऊर्जा गोल्डन ड्रैगन से टकराती है, तभी मास्टर अपनी ओर ज्यादा ताकत लगाने लगते हैं और इससे गोल्डन ड्रैगन सफेद ऊर्जा को तोड़ता हुआ सांप की तरफ आने लगता है। ये देखकर पॉइजन मास्टर परेशानी में आ जाते हैं और जैसे ही गोल्डन ड्रैगन उनके सांप से टकराने वाला था, तभी वो अपनी 8वीं सोल रिंग का इस्तेमाल कर देते हैं, जो समय को रोक देती है। उनके ऐसा करने से गोल्डन ड्रैगन उनके बहुत करीब आने के बाद एकदम से वही रुक जाता है और उसके साथ साथ मास्टर, आरती और डीन फरहान भी जम से जाते हैं। वो भी हिल तक नहीं पाते। पॉइजन मास्टर उनकी तारीफ करते हुए कहते हैं, तुम सब काफी महान हो। आज तक मैंने ऐसी फ्यूजन स्किल कभी पहले नहीं देखी। तुम्हारी ये स्किल सच में काफी लाजवाब है, पर बुरा हुआ कि इसके बाद भी तुम कमजोर ही हो। पॉइजन मास्टर की शक्ति की वजह से सब अभी तक ऐसे ही हिल डुल नहीं पा रहे थे और अब पॉइजन मास्टर गोल्डन ड्रैगन के अंदर अपनी पावर की एक बॉल डालता है और एक ही बार में गोल्डन ड्रैगन और मास्टर, आरती और डीन फरहान की फॉर्मेशन को तोड़ देता है। फॉर्मेशन टूटते ही वो सब दूर दूर जाकर गिरते हैं। सभी की पूरी पावर खत्म हो चुकी थी क्योंकि उन्होंने अपनी सारी पावर अपने हमले में लगा दी थी। डीन खड़े होकर कहते हैं, यहां हमने अपनी सारी पावर अपने हमले में लगा दी थी और उसने एक ही बार में सब खत्म कर दिया। पॉइजन मास्टर अब उनकी तरफ आने लगता है और पॉइजन मास्टर को आता देखकर मास्टर खड़े होकर कहते हैं, भले ही तुमने हमें हरा दिया तो क्या हुआ, अब मुझे मार दो, वरना बाद में तुम्हें इसका पछतावा होगा। ये सुनकर पॉइजन मास्टर जवाब देते हैं, फिर तो तुम्हें मारना काफी अच्छा रहेगा। इतना कहकर पॉइजन मास्टर उन्हें अपनी तरफ खींचने ही वाले थे कि तभी मास्टर उसे रोकते हुए कहते हैं, रुको, तरुण मेरा स्टूडेंट है, इससे इनका लेना देना नहीं है और इनके साथ कुछ नहीं होना चाहिए। इन्हें जाने दो, मैं यही हूं। अब इसे मेरे और अपने बीच छोड़ दो। पॉइजन मास्टर ये सुनकर उनकी तरफ आते हुए कहते हैं, क्या तुम्हें लगता है कि तुम अब भी मुझसे सौदा कर पाओगे? इस पर आरती भड़क कर कहती है, भले ही हम ना कर पाए, पर क्या तुमने हमारी सोल नहीं देखी? मास्टर और मैं नीली बिजली वाले टीरेक्स के समुदाय से है। अगर हमें कुछ भी हुआ तो हमारा परिवार तुम्हें नहीं छोड़ेगा। मास्टर नहीं चाहते थे कि कोई उन्हें नीली बिजली वाले टीरेक्स परिवार के नाम से जाने, इसलिए वो आरती को चुप करते हुए कहते हैं, आरती चुप हो जाओ। पॉइजन मास्टर आरती की बात पर पास के एक पेड़ को अपने जहर से खाक में बदल देते हैं और कहते हैं, तुम नीली बिजली वाले टीरेक्स के परिवार से हो, बहुत अच्छे। शायद मैं तुम्हारे परिवार के ड्रैगन को ना हरा पाऊं, पर अगर मैं तुम सबको यही मार डालूंगा तो तुम्हारा परिवार ये पता ही नहीं लगा पाएगा। पॉइजन मास्टर के मुंह से ये सुनकर डीन फरहान आगे आकर कहता है, ठीक है, तुम हमें तो मार दोगे, पर तब क्या होगा जब तरुण के बारे में उसके पिता को पता चलेगा? उसका पिता नीली बिजली वाले टीरेक्स परिवार से भी ज्यादा ताकतवर है। अगर हम वापस नहीं पहुंच पाए तो मेरे आदमी तरुण के बारे में उसके पिता को जाकर बता देंगे कि तुमने उसको मार डाला और फिर वो तुम्हें बोलने तक का भी मौका नहीं देगा। ये सुनकर पॉइजन मास्टर चौंक जाते हैं और डीन की गर्दन अपने हाथ से पकड़कर उसे उठा लेते हैं और गुस्से से पूछते हैं, अब मुझे जानना है कि उसका पिता कौन है, क्योंकि इस धरती पर मेरे जैसे बस कुछ ही लोग हैं। बता, वरना अब तुम जरूर मरोगे। डीन की गर्दन पॉइजन मास्टर के हाथ में थी और वो दबी सी आवाज से जवाब देता है, तुम्हें तरुण के बारे में कुछ नहीं पता ना पॉइजन मास्टर? यही तो तुम सबसे बड़ी गलती कर बैठे। तरुण का सरनेम सेन है, उसका पूरा नाम तरुण सेन है। इतना सुनते ही पॉइजन मास्टर के हाथों से डीन फरहान की गर्दन छूट जाती है और वो लड़खड़ा जाता है। पॉइजन मास्टर एकदम से रुककर कहता है, अगर वो लड़का सेन परिवार यानी नीले हथौड़े के समुदाय से है तो उसकी सोल नीला पौधा कैसे है? इस पर मास्टर जवाब देते हैं, बिल्कुल सही, तुमने जो देखा वो नीला पौधा ही है, पर क्या हो अगर उसके पास 2 सोल हो? क्या उसके पास 2 सोल है? पॉइजन मास्टर झटके से कहते हैं। मास्टर बताते, हाँ तुमने बिल्कुल सही सुना। ये सुनकर पॉइजन मास्टर सोच में पड़ जाते हैं और मन ही मन कहते हैं, अब सबसे सही यही रहेगा कि मैं इन तीनों को यही मार डालूं और जाकर तरुण सेन को देखूं कि उसे कुछ हो तो नहीं गया है। अगर वो सही सलामत होगा तो मुझे अब उसे भी मारना होगा, क्योंकि अगर उसके पिता को पता चल गया तो मैं उससे भिड़ नहीं पाऊंगा और फिर सही यही रहेगा कि मैं कहीं छुप जाऊंगा ताकि वो मुझे ना ढूंढ पाए। इतना सोचकर पॉइजन मास्टर अपने हाथों में पावर भरने लगता है ताकि मास्टर, आरती और डीन तीनों को मार पाए। वो तीनों ये देखकर घबरा जाते हैं
तभी पीछे से आवाज आती है, तुम्हारी ऐसा करने की हिम्मत भी कैसे हुई? पॉइजन मास्टर। वो आवाज सुनते ही सबका ध्यान तुरंत पॉइजन मास्टर के पीछे जाता है। तरुण अपनी सोल बोन की मदद से पूरी तेजी से उस तरफ आ रहा था। उसे देखकर मास्टर, डीन और आरती तीनों साथ में कहते हैं, तरुण। तरुण अब तुरंत तेजी से पॉइजन मास्टर के ऊपर से उछलकर उसके और अपने टीचर्स के बीच में आ जाता है। तरुण की सोल बोन पहले से काफी बदल चुकी थी और ताकतवर भी हो गई थी। तरुण को देखकर मास्टर तुरंत उसके करीब आकर पूछते हैं, तरुण तुम ठीक हो? तरुण समझाते हुए जवाब देता है, चिंता मत करिए मास्टर, मैं ठीक हूं। पॉइजन मास्टर तरुण की सोल बोन देखकर मन ही मन कहता है, इसकी सोल बोन बदल चुकी है, अब यही सही समय है, मैं इन सबको यही मार सकता हूं। इतना सोचकर वो अपना हाथ पीछे करके फिर से अपनी शक्ति का इस्तेमाल करने लगते हैं। तभी तरुण ये महसूस कर लेता है और पॉइजन मास्टर को याद दिलाते हुए कहता है, पॉइजन मास्टर, क्या आपने मेरे लिए 3 चीजों को करने का वादा नहीं किया था? इस पर पॉइजन मास्टर हाँ में अपनी गर्दन हिला देते हैं और तरुण ये देखकर आगे कहता है, तो अब आप आज से कभी भी किसी शाइन स्कूल से ताल्लुक रखने वाले को हर्ट नहीं करोगे। ये सुनकर पॉइजन मास्टर अपनी शक्ति वापस अपने अंदर समा लेता है और शांत होकर खड़ा हो जाता है। ये देखकर डीन और आरती भी चौंक जाते हैं। तरुण अब मास्टर को बताते हुए कहता है, मास्टर, आपको इतनी चिंता कराने के लिए मुझे माफ करना, पर पॉइजन मास्टर ने मुझे कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई है। वो मेरा टैलेंट पहचान गए और यहाँ मुझे जहर के बारे में कुछ सिखाना चाहते हैं। तो फिर आप सब यहाँ इनके साथ लड़ाई क्यों कर रहे थे? मास्टर जवाब देकर बताते हैं, इसने कहा कि इसने तुम्हें मार दिया। तरुण ये सुनकर पॉइजन मास्टर की तरफ देखते हुए जवाब देता है, वो मजाक कर रहे होंगे, इतनी शान शोहरत और नाम होने के बाद वो मुझ जैसे अनजान को कैसे मार सकते हैं? तरुण अब पॉइजन मास्टर से कहता है, पॉइजन मास्टर, आप मुझे अपनी पोती के जहर के बारे में बताना चाहते थे ना? मुझे लगता है कि उसके जहर का इलाज करने का एक तरीका है, मैं इसके बारे में आपसे बाद में बात करूंगा, ठीक है? पॉइजन मास्टर तरुण की बात सुनकर मन ही मन कहते हैं, इसने मेरी पोती को ठीक करने का तरीका ढूंढ लिया, तो ठीक है, अब क्योंकि ये जिंदा है तो इन्हें यहां से जाने देता हूं। पॉइजन मास्टर अब तरुण के कंधे पर हाथ रखकर शाबाशी देते हुए मास्टर से कहते हैं, तुम्हारा स्टूडेंट सच में काफी लाजवाब है। चलो, मैं अब खुलकर ही बात करता हूं, मैं इसे अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता हूं। मुझे अपने बारे में बताने की जरूरत नहीं है, पर एक दिन मैं इस बच्चे के लिए ये जरूर करूंगा। मैं बस देखना चाहता था कि तुम इस बच्चे के टीचर बनने लायक हो या नहीं, और तुम इसमें पास हो गए। ये सुनकर तरुण के सभी टीचर शांत हो जाते हैं, पर उन्हें अभी भी इस पर भरोसा नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि अगर तरुण नहीं आता तो वो सब मारे जाते।